प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे चीन की सभ्यता के बारे में। देखिए, चीन की सभ्यता विशेषता देखिए चीन की सभ्यता की। विशेषता है एक ही जाति के लोगों की सभ्यता थी। एक जाति के लोगों की सभ्यता। 2 नंबर पे देखिए चीन की सभ्यता का उदय है ये हवांग हो नदी के किनारे हुआ। हवांग हो नदी के किनारे हुआ। चीनी लोग इसे पीली नदी भी कहते हैं। पीली नदी भी कहते हैं। चीन को पूर्वी एशिया का गुरु भी कहते हैं। चीन को पूर्वी एशिया का गुरु भी माना जाता है। चीन वंश के कारण देश का नाम चीन पड़ा। चीन वंश के कारण देश का नाम चीन पड़ा। सामाजिक जीवन देखिए, सामाजिक जीवन चीन में व्यक्ति के काम के आधार पर, चीन में व्यक्ति के काम के आधार पर उसका वर्ग आधारित होता था। उसका वर्ग निर्धारित होता था। समाज में सामंत, पुजारी, शिल्पजीवी, व्यापारी, कृषक और विद्वान प्रमुख थे। विद्वान है प्रमुख थे। सामंतों एवं पुजारियों का प्रशासन में भारी दबदबा था। सामंत व पुजारी जो थे, ये प्रशासन में इनका दबदबा था। उन्हें राजकीय पदों पर नियुक्त किया जाता था। राजकीय पदों पर नियुक्त किया जाता था। इन्हें दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा का प्रचलन था। मंदारिन चीनी विद्वान वर्ग थे। मंदारिन जो थे ये चीनी विद्वान वर्ग थे। परिवार पितृसत्तात्मक था। परिवार पितृसत्तात्मक थे। भारत का माता का उच्च स्थान था। माता का उच्च स्थान था। जिस प्रकार यह व्यवस्था भारत के अंदर भी आपको देखने को मिलती है। एक गोत्र में विवाह नहीं होते थे। एक
गोत्र में विवाह नहीं होते, तलाक प्रथा थी, तलाक प्रथा थी, जादू का खेल लोकप्रिय था। 6ठी सदी ईसा पूर्व के अंदर दो महान समाज सुधारक हुए, जिसमें पहला है लाओ त्से। लाओ त्से के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले इसको देख लेते हैं दोबारा। देखिए, चीन सभ्यता की विशेषता देखिए, एक जाति के लोगों की सभ्यता थी। चीन सभ्यता का उदय है ये हुआंग हो या पीली नदी के किनारे हुआ। चीन को पूर्वी एशिया का गुरु कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। चीन वंश के कारण चीन का नाम चीन पड़ा। सामाजिक जीवन देखिए, व्यक्ति के काम के आधार पर वर्ग का निर्धारण होता था। समाज है सामंत, पुजारी, शिल्पी, कृषक, व्यापारी, विद्वान आदि में बटा हुआ था। विद्वानों का बड़ा सम्मान था। सामंत व पुजारी इनका प्रशासन के अंदर काफी दबदबा था। सामंत और पुजारियों का राजकीय पदों पर इनकी नियुक्ति होती थी। दास प्रथा का प्रचलन था, इम्पोर्टेंट बात है ये भी। मंदारिन, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। मंदारिन कौन था? चीन का विद्वान वर्ग, और चीन की भाषा भी मंदारिन है। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। माता उच्च स्थान पर थी। एक गोत्र में विवाह नहीं होते थे। तलाक प्रथा थी। जादू का खेल लोकप्रिय था। छठी सदी ईसा पूर्व के अंदर दो महान सुधारक हुए हैं। उन दोनों की अपन बात करें। देखिए, दो महान सुधारक हुए हैं। सुधारक देखिए, समाज सुधारक। समाज सुधारक है, ये देखिए भी। सबसे पहले अपन बात करें लाओ त्से। लाओ त्से, मूल नाम इनका ली था। मूल नाम क्या था? ली था। जन्म है यह 604 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान है ये है होनान प्रांत। युवा अवस्था में ही राजकीय पुस्तकालय में अध्यक्ष के रूप में काम किया। लाओ त्से का कथन है, जो भले हैं उनके लिए मैं भला हूं, और जो भले नहीं हैं उनके लिए भी भला हूं। ये है लाओ त्से का कथन। इसके उपदेशों का सार है प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटो। प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटो। प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटो। नेक्स्ट है, इन्होंने अपने विचारों को टाओ
टाओ ते चिंग नामक पुस्तक में संग्रहित किया। नेक्स्ट है, इसका धर्म लाओ त्से का धर्म है, यह ताओवाद कहलाता है। नेक्स्ट है, कथन प्रोफेसर टर्नर का है। प्रोफेसर टर्नर का कथन है, इसकी विचारधारा को शहरी सभ्यता के अशांति के विरुद्ध की शान प्रतिक्रिया है। अशांति के विरुद्ध किसान प्रतिक्रिया है। ये कथन है प्रोफेसर टर्नर का। दूसरा जो यहाँ पर प्रमुख समाज सुधारक था, कन्फ्यूशियस। जन्म 560 ईसा पूर्व है, स्थान शांतुम प्रांत, में इनका जन्म हुआ, कन्फ्यूशियस का। इसके उपदेशों का मूल मंत्र ये है, अनुशासन, ईमानदारी, शुद्ध आचरण। इसका कथन है, जो कुछ तुम अपने साथ किया जाना पसंद नहीं करते, वह दूसरों के साथ मत करो। कथन है, सही बात को समझना और उसके अनुसार आचरण करना आचरण न करना कहा जाता है। और इसका कथन है, चोट का बदला न्याय से दो और दयालुता का बदला दयालुता से दो।
देखिए, विचारक है लाओ त्से और कन्फ्यूशियस। लाओ त्से का मूल नाम ली था। जन्म 604 ईसा पूर्व। स्थान होनान प्रांत के अंदर। युवावस्था में राजकीय पुस्तकालय के अध्यक्ष बन गए थे। कथन है, जो भले हैं मैं उनके लिए भला हूँ, और जो भले नहीं हैं उनके लिए भी भला हूँ। इनके उपदेशों का सार्थ प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटो। इनके उपदेशों का ये सार है। इनके विचारों को पुस्तक टाओ ते चिंग के अंदर समाहित किया गया है। इनके धर्म को ताओवाद कहते हैं। प्रोफेसर टर्नर के अनुसार इनकी सभ्यता को शहरी सभ्यता की अशांति के विरुद्ध किसान प्रतिक्रिया है। ये किसका कथन है? प्रोफेसर टर्नर का कथन है, लाओ त्से के विचारों से संबंधित। अब अपन बात करते हैं कन्फ्यूशियस। जन्म 560 ईसा पूर्व। स्थान है शांतुंग प्रांत। इनके उपदेशों का मूल मंत्र था अनुशासन, ईमानदारी और शुद्ध आचरण। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कथन देखिए, इनका कथन है, वो है, जो कुछ तुम अपने साथ किया जाना पसंद नहीं करते दूसरों के साथ मत करो। दूसरा कथन है इनका, सही बात को समझना और उसके अनुसार आचरण न करना कायरता है। तीसरा कथन, चोट का बदला न्याय से दो और दयालुता का बदला दयालुता से दो। इनका ये क्या था? कथन था। तो ये 3 कथन है, ये ध्यान में रखने हैं इनके। इसके बाद में अपन बात करें तो देखिए, आगे देखिए, कन्फ्यूशियस की कुछ पुस्तकें हैं वो देख लेते हैं। पुस्तकें चीन के अंदर कन्फ्यूशियस धर्म है, धर्म के रूप में चलता है कन्फ्यूशियस के विचार। पुस्तकें देखिए, कन्फ्यूशियस की पुस्तकें हैं सी चिन, ये है बुक ऑफ पोएट्री। दूसरी है सूचिंग, ये है बुक ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट है ई चिन, ये है बुक ऑफ चेंजिंग, अब देखिए, सामाजिक जीवन अपन देख चुके हैं। अब है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, यहाँ पर जो फसल है ये कौन कौन सी बोई जाती थी? बाजरा, गेहूं, चावल, चाय आदि फसल थी। सब्जियां भी बोई जाती थी। शहतूत की खेती बहुत लोकप्रिय थी। इनके पत्तों पर रेशम के कीड़े पाले जाते थे। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम रेशम के कपड़े चीनियों ने बनाने प्रारंभ किए। नेक्स्ट है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थे ये। और कुत्ते का मांस इनके अंदर प्रिय था। कुत्ते का मांस प्रिय था चीनियों में, आज भी है। विश्व में कागज का आविष्कार चीनियों की देन है। विश्व में कागज का आविष्कार इनकी देन है।
चीनियों की देन है। निर्यात क्या करते थे? निर्यात है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, चाय, बारूद और कागज। आयात क्या करते थे? अफीम, तंबाकू, सूत, सीसा, धातुएं, हाथी दांत, हाथी दांत। व्यापारिक लेन देन वस्तु विनिमय था। 5वीं सदी ईसा पूर्व सिक्कों का प्रयोग हो गया। सिक्कों का प्रयोग शुरू हो गया। व्यापार वाणिज्य के लिए, व्यापार वाणिज्य के लिए बैंकिंग पद्धति का भी विकास हुआ। नेक्स्ट है चीन का प्राचीन नाम चुंगको है। चुंगको का शाब्दिक अर्थ है स्वर्ग के नीचे स्थित राज्य। चीन का सबसे पुराना वंश है सांग। आगे देखिए भी, अब अपन राजनीतिक जीवन है इसके बारे में बात करेंगे। राजनीतिक जीवन की बात करेंगे, इसको देखते हैं। पहले कन्फ्यूशियस की पुस्तकें देखिए। सीचिंग इसका मतलब होता है बुक ऑफ पोएट्री। सूचिंग इसका मतलब है बुक ऑफ हिस्ट्री। ईचिंग इसका मतलब है बुक ऑफ चेंजिंग। आर्थिक जीवन देखिए, चीनियों का फसल बाजरा, गेहूं, चावल, चाय, सब्जियां आदि उगाते थे। शहतूत की खेती बड़ी लोकप्रिय थी क्योंकि इसके ऊपर रेशम के कीड़े पाले जाते थे। सर्वप्रथम रेशम के कपड़े चीनियों ने बनाने शुरू किए थे। चीनी मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाना जानते थे। कुत्ते का मांस खाना ये पसंद करते थे। विश्व के अंदर कागज का आविष्कार है, ये भी चीनियों की देन है। निर्यात क्या करते थे? मिट्टी के बर्तन, चाय, बारूद, कागज। और आयात क्या करते थे? अफीम, तंबाकू, सूत, शीशा, धातुएं, हाथी दांत। 5वीं सदी के अंदर सिक्कों का प्रयोग शुरू हो गया था चीन के अंदर। व्यापार वाणिज्य के लिए बैंकिंग पद्धति है, ये इसका विकास हुआ। चीन का प्राचीन नाम चुंगको है। क्या नाम है? चुंगको, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वर्ग के नीचे स्थित राज्य। स्वर्ग के स्थित नीचे राज्य। चीन का सबसे पुराना जो राजवंश था वो कौन सा है? सांग राजवंश है। आगे देखिए, राजनीतिक जीवन है, ये देखेंगे अपन। चीन सभ्यता में राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन, ये देखिए राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन है। पानकू, प्रथम शासक बताए जाते हैं इनको पानकू, लेकिन मिथक शासक, मिथक मतलब दंत कथा, मिथक शासक बताया जाता है। प्रथम शासक बताया जाता है इसको। चीन का व्यवस्थित राजनीतिक जीवन, व्यवस्थित
राजनीतिक जीवन 2852 ईसा पूर्व प्रारंभ होता है, जब फूसी नामक शासक ने शक्तिशाली राजवंश की नींव रखी। नेक्स्ट है, फूसी ने परिवार निर्माण व सामूहिक निवास की आधारशिला रखी। फूसी ने परिवार निर्माण व सामूहिक निवास की आधारशिला रखी। अब देखिए, चीन के अंदर वंश है, ये देखेंगे शिया। चीन का प्रथम राजवंश है, लेकिन सांग को माना जाता है प्रथम राजवंश है, जिसका संस्थापक यूई तो वास्तविक संस्थापक है। ये सांग वंश को माना जाता है राजनीतिक स्थिति का। इस वंश ने राजा के पद को वंशानुगत किया था। राजा के पद को वंशानुगत किया था। इसके बाद में 2 नंबर पे अपन बात करें तो है सांग वंश। सांग वंश राजधानी इसने अपनी इस वंश ने राजधानी अन्यांग को बनाया। इस वंश का जनक या संस्थापक जो था, संस्थापक शब्द सही रहेगा, संस्थापक ये है थांग। इस वंश के बारे में जानकारी है, यह है ओरेकल बॉन लेख से मिलती है। हड्डियों पर लिखा हुआ लेख कहां से मिला है? होनान प्रांत से, नान प्रांत से। इसलिए इसको कई जगह प्रथम राजवंश में मान लिया जाता है चीन का, लेकिन प्रथम की जब बात आती है तो शिया ही ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट है चाओ वंश। ये है 1122 से 255 ईसा पूर्व चाओ वंश रहा। इसकी जो नींव है या संस्थापक इसका वू वांग है। चीनी इतिहास में प्रथम स्वर्ग पुत्र कहलाता है। चीनी इतिहास में यह है प्रथम स्वर्ग पुत्र कहलाता है। चीनी शासक अपने आप को स्वर्ग पुत्र की उपाधि देते थे। लाओ त्से तथा कन्फ्यूशियस जैसे धर्म सुधारक इसी वंश में हुए। नेक्स्ट है धातुओं के सिक्कों का प्रचलन किया। इस वंश के अंदर धातु सिक्के, बैंकिंग प्रणाली, भूमि सुधार, कागज छपाई, भूमि सुधार,
कागज छपाई, बारूद आदि का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट है ली, ये है राजा के अधिकारों व कार्यों के निर्देशन के लिए बनाई विधियां व नियम संहिता। चीन में सामंतवाद का उदय और विकास चाओ वंश में हुआ। सामंतवाद का विकास हुआ, सामंतवाद का उदय हुआ और विकास भी हुआ। चाओ वंश को सामंती युग भी कहते हैं, इसी कारण इसको सामंती युग भी कहते हैं। चाओ वंश के काल में चीन का शासक स्वर्गपुत्र माना जाता था, उपाधि इन्होंने धारण करी थी स्वर्गपुत्र की। आगे देखिए, देखिए साहब, अपन बात कर रहे हैं राजनीतिक जीवन, और राजनीतिक जीवन में सबसे पहले देखेंगे अपन पान कु शासक है। यह है प्रथम शासक माना जाता है चीन का, जो एक मिथक शासक है, दंत कथाओं में है। व्यवस्थित राजनीतिक जीवन की शुरुआत है ये 2852 ईसा पूर्व होती है चीन के अंदर, जब फूसी नामक शासक ने शक्तिशाली राजवंश की नींव रखी और फूसी ने परिवार निर्माण व सामूहिक निवास के आधार पर आधारशिला रखी, समाज की, परिवार की। अब देखिए, सबसे पहला जो वंश है ये सिया। देखिए, फूसी भी किसी न किसी वंश का होगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारियां नहीं मिलती इनकी। तो सबसे पहले अपन बात करें सिया। सिया चीन का प्रथम राजवंश माना जाता है। संस्थापक इसका है यूई। इसके समय राजा के पद को वंशानुगत किया गया सिया वंश में। दूसरा वंश है सांग वंश। राजधानी है अन्यांग बनाई। संस्थापक है थांग। जानकारी है ओरेकल बोन लेख से मिलती है, जो हड्डियों के ऊपर लिखे हुए लेख हैं, और ये कहां से प्राप्त हुए हैं? होनान प्रांत से। तीसरा राजवंश है चौ। इसकी नींव है ये बुवांग ने रखी। इस राजाओं ने, चौ वंश के राजाओं ने स्वर्गपुत्र की उपाधि धारण करी, और स्वर्गपुत्र कहलाते थे ये। लाओ त्से और कन्फ्यूशियस इसी वंश में पैदा हुए, लाओ त्से और कन्फ्यूशियस इसी वंश के समय पैदा हुए, और इस वंश के समय धातु सिक्का, बैंकिंग प्रणाली, भूमि सुधार, कागज छपाई, बारूद आदि का क्या हुआ? आविष्कार हुआ। अब देखिए ली क्या है? राजा के अधिकारों और कार्यों के निर्देशन के लिए बनाई गई विधि व नियम संहिता, यानी एक तरह से विधि और नियम क्या है? संहिता है ली। और चाओ वंश के अंदर सामंतवाद का उदय हुआ, और इसी कारण इसको सामंती युग भी कहा जाता है। तो चौथे नंबर पे देखिए चीन वंश। इन वंशों का क्रम है वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्रम ध्यान में रखना है। अभी इन वंशों का क्रम भी ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, चौथे नंबर पे है चीन वंश। चीन वंश ये है 255 से 205 ईसा पूर्व है। 255 से 205 ईसा पूर्व है। चीन प्रांत के गवर्नर, चाओ वंश का अंत कर देगा ये। चीन प्रांत के गवर्नर ली शू ने चीन के अंदर साम्राज्य की नींव रखी। चीन के अंदर साम्राज्य की नींव रखी चाओ वंश को समाप्त करके। इस वंश के सम्राट सी वांगटी ने, इस वंश के सम्राट सी वांग
टी ने होणों से रक्षा हेतु विशाल चीन के चारों ओर विशाल चीन की दीवार का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साहब, चीन की दीवार का क्या करवाया? निर्माण करवाया। चीन की दीवार का निर्माण करवा दिया इस व्यक्ति ने, सी वांग टी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, सी वांग टी वाला, तो ध्यान में रखेंगे। समूचे देश में एक भाषा, संपूर्ण देश में एक भाषा, एक लिपि तथा समान माप तोल की प्रणाली क्या करी? शुरू की। वाल्तेयर का कथन मिस्र के पिरामिड वाल्तेयर का कथन है मिस्र के पिरामिड भी इसकी विशालता के सामने चींटियों के घर लगते हैं। चींटियों के घर लगते हैं। वाल्तेयर का कथन है चीन की दीवार के बारे में। चीन वंश के काल में सामंत प्रथा समाप्त हो गई। इस वंश में क्या हो गया? सामंत प्रथा है यह समाप्त हो गई। चाव वंश में चली थी और इस वंश में समाप्त होगी। इसके बाद में पांचवा वंश देखिए, हान वंश। हान वंश 205 से 205 ईसा पूर्व से 219 ईस्वी। देखिए चीन के इतिहास में इसे दूसरा स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। इस वंश में बुत्ती और वांगमैन प्रसिद्ध शासक हुए। इस वंश के अंदर बुत्ती और वांगमैन प्रसिद्ध शासक हुए। इस वंश के समय राजकीय सेवाओं में राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा क्या होगी? शुरुआत हुई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। योग्यता के आधार पर कर्मचारियों का चुनाव होता था। नेक्स्ट अपन बात करें, एक नया व्यापारिक मार्ग खोला गया। नया व्यापारिक मार्ग खोला गया जिसे रेशम मार्ग कहा जाता है। रेशम मार्ग कहा जाता है। इस वंश के काल में चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार, बौद्ध धर्म का क्या हुआ? प्रचार हुआ। हान वंश के शासक मिंगटी ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। मिंगटी ने
बौद्ध धर्म को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। इस समय कला, साहित्य, विज्ञान आदि में काफी विकास हुआ। हान वंश का अंत तांग वंश के प्रथम शासक फोत्से ने कर दिया। इस वंश का अंत है, यह तांग वंश के शासक फोत्से ने कर दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन यह 6ठी ईस्वी में प्रारंभ हो गया। 6ठी ईस्वी में क्या हो गया साहब, प्रारंभ हो गया था चीन का। प्राचीन चीन में 3 राज्य होता था। 3 जो होता था वो राज्य होता था। आगे देखिए, चौथा जो वंश है ये चीन वंश है। चीन प्रांत के गवर्नर ली शुआ ने साम्राज्य की नींव डाली और इस वंश का संस्थापक है। सी वांगटी इस वंश का प्रमुख शासक हुआ, जिसने हुनों से रक्षा हेतु चीन की विशाल दीवार का निर्माण करवाया और संपूर्ण देश के अंदर एक भाषा और एक लिपि तथा समान मापतोल प्रणाली शुरू की। वाल्तेर का कथन है चीन की दीवार के बारे में कि मिस्र के पिरामिड भी इस विशाल दीवार के सामने चींटियों के घर नजर आते हैं। इस चीन वंश के अंदर सामंत प्रथा है, इसका अंत हो गया, ध्यान में रखना। चाओ वंश में चलती है और चीन वंश में सामंत प्रथा समाप्त हो जाती है। 5वां वंश है हान वंश। ये दूसरा स्वर्णकाल कहलाता है चीन के अंदर। इस वंश के अंदर बुत्ती और वांगवैन नामक प्रसिद्ध शासक हुए। इस वंश के समय राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और योग्यता के आधार पर कर्मचारियों का चुनाव करना विश्व के अंदर पहला उदाहरण है। नया व्यापारिक मार्ग खोला गया, रेशम मार्ग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चीन के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वंश के मेंगती नामक शासक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वंश के अंदर कला, साहित्य, विज्ञान आदि की काफी उन्नति हुई। इस वंश का अंत है, यह तांग वंश के पहले शासक फोत्से के द्वारा कर दिया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन है, ये चीन में कब प्रारंभ हो गया, 6ठी ईस्वी में प्रारंभ हो गया। और प्राचीन चीन में तिएन जो था ये क्या था, राज्य था। तिएन, ये भी शब्दावली है, तिएन ध्यान में रखना। तो ये बात कर चुके अपन 5 राजवंशों की राजनीतिक जीवन में। ध्यान में रखना आप लोगों को, पांचों के पांचों जो क्रम है ये ध्यान में रखना, आपको पांचों को क्रम ध्यान में रखना। देखिए तिएन देख लेते हैं, एक शब्दावली है तिएन। तिएन होता है राज्य, ठीक है सर। इसके बाद देखिए, अब बात करें अपन शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था की जब अपन बात करें तो चीनी सभ्यता की सबसे प्रभावशाली वहां की शासन प्रणाली थी। प्रभावशाली इनकी शासन व्यवस्था थी। राजा को चीनी भाषा में वांग था स्वर्गपुत्र कहते थे। राजा को चीनी भाषा में वांग या स्वर्गपुत्र कहा जाता था। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए, राजा के ऊपर सेंसर नामक व्यक्ति राजा पर सेंसर नामक व्यक्ति जो
प्रशासनिक देखभाल करने वाली परिषद का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है, राजा को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग हेतु 4 मंत्रियों की परिषद होती थी। 4 मंत्रियों की परिषद होती, जिसका अध्यक्ष है ये राजकुमार होता था। कौन होता था? राजकुमार होता था। आगे देखिए, प्रशासनिक इकाई है, ये देखें अपन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई में देखेंगे तो है सेंग, ताऊ, फू, हेन और गांव। देखिए सेंग है, सेंग जो है ये प्रांत होता था, और जो हीन है यह है गांव का समूह होता था। गांव का समूह होता था। तो ये प्रशासनिक इकाई ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। स्थापत्य कला देखें, स्थापत्य कला। पेगोडा एक पवित्र मीनार होती थी। पेगोडा पवित्र मीनार होती थी, जो एक ऊंचे पतले पिरामिड की, जो ऊंचे पतले पिरामिड के समान। ये स्थापत्य कला में प्रमुख है। कुछ पेगोडे 15 मंजिल के होते थे, कुछ पेगोडे 15 मंजिलों के भी होते थे। प्रारंभ में केवल पशु मूर्तियां ही बनाई जाती थी। प्रारंभ में केवल पशु मूर्तियां बनाई जाती थी। अब देखिए चित्रकला। चित्रकला देखिए, चीनी चित्रकार मानव आकृति के चित्र बनाना अधिक पसंद करते थे। मानव आकृति के चित्र अधिक बनाया जाता था या पसंद करते थे। उनके चित्रों में धार्मिक भावना और निजी अनुभूति की प्रधानता थी। चित्रों के अंदर धार्मिक भावना व निजी अनुभूति की प्रधानता थी। हान वंश चित्रकला की उन्नति का योद्धा था, उन्नति का युग था, योद्धा नहीं सॉरी युग। नेक्स्ट है हानवंश का प्रसिद्ध चित्रकार। हानवंश का प्रसिद्ध चित्रकार कुनाई था। यह एक राजकीय धर्माचार्य का सुंदर चित्र बनाया इसने जो चित्र बनाया धर्माचार्य का इसने चित्र बनाया। नेक्स्ट है इस समय, कौन से समय? हानवंश के समय। इस समय श्रृंगारदान, इस समय का श्रृंगारदान और इसका ढक्कन मिला है जिस पर पक्षी का चित्र है, जिस पर
पक्षी का चित्र। पक्षी का क्या है? चित्र। अब लिपि की बात करेंगे, पहले इसको देखते हैं। देखें साहब, शासन व्यवस्था, प्रभावशाली शासन व्यवस्था थी, चीन की प्रमुख विशेषता थी। राजा जो था, ये इसे चीनी भाषा में वांग कहा जाता था। वांग का अर्थ है स्वर्ग का पुत्र। राजा पर सेंसर नामक व्यक्ति जो प्रशासनिक देखभाल करने वाली परिषद का अध्यक्ष होता था। राजा को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने हेतु 4 मंत्रियों की परिषद होती थी, जिसका अध्यक्ष कौन होता था? राजकुमार होता था। प्रशासनिक इकाई देखिए, प्रशासन है यानी साम्राज्य है, सेंग में बटा होता था। सेंग टाओ में टाओ, फू में फू, चीन हीन में हीन, गांव के अंदर। तो ये ध्यान में आपको रखना है, इंपॉर्टेंट, ये आपकी प्रशासनिक इकाई है। सेंग प्रांत हो गया, हीन गांवों का समूह हो गया। स्थापत्य कला देखिए, पेगोडा, सिर्फ और सिर्फ पेगोडा स्थापत्य कला प्रमुख थी इनकी। पेगोडा पवित्र मीनार होती है जो ऊंचे पतले पिरामिड के समान होती थी। कुछ पिरामिड 15 मंजिल भी होते थे। प्रारंभ में केवल पशु मूर्तियां ही बनाई जाती थी। चित्रकला देखिए, मानव आकृति बनाना अधिक पसंद करते थे चीन के चित्रकार। इनके चित्रों के अंदर धार्मिक भावना और निजी अनुभूति दिखाई देती है। हानवंश है, इसके समय चित्रकला में काफी उन्नति हुई, इंपॉर्टेंट, काफी उन्नति हुई और उन्नति का युग था ये। इसके समय, हानवंश के समय प्रमुख चित्रकार था, इसका नाम था कुनाई ची। इसने एक धर्माचार्य का सुंदर चित्र बनाया था। और हानवंश के समय ही श्रृंगार दान तथा इसका ढक्कन मिला, जिस पर पक्षी का चित्र उत्कीर्ण है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अब देखिए लिपि। तिएन है एक ही राज्य, तिएन जिसे राज्य कहा जाता था। अब लिपि देखिए, लिपि, लिपि के अपन बात करें तो देखें आप, लिपि है, चीनी लिपि का जनक, चीनी लिपि का जनक फूसी है। कब? 2850 ईसा पूर्व मानी जाती है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार के अनुसार चीनी लिपि का जनक है, ये है तसाडची। कालांतर के अंदर यानी समय के अनुसार कालांतर में 214 चिन्ह है। ये चीनी लिपि के मुख्य प्रतीक बन गए। नेक्स्ट है, चीनी भाषा सबसे कठिन मानी जाती है। चीनी लिपि है, यह ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती। उर्दू की भांति इनकी पुस्तक जो है दाईं से बाईं ओर खुलती है। दाईं से बाईं ओर खुलती है। नेक्स्ट देखिए साहित्य। साहित्य में देखिए चीनी साहित्यिक रचनाओं में प्रथम स्थान ये है आर्स। इसे सडारू भी कहा जाता है, सडारू भी कहा जाता है। आर्स ग्रंथों को दिया जाता है।
आर्ष ग्रंथों को दिया जाता है। इसमें चीन की पुरातत्व संस्कृति, चीन की पुरातत्व संस्कृति और विचारधाराओं का संग्रह है। विचारधाराओं का क्या है? संग्रह है। आगे देखिए, ये देखिए आर्स जो है, ये देखिए 6 हैं। 6 कौन कौन से हैं? ये देखिए, पहला है काव्य, इसे कहते हैं शी। दूसरा है इतिहास, इसे कहते हैं सु। तीसरा है संस्कार और शिष्टाचार, इसे कहते हैं ली। चौथा है गान, इसे कहते हैं युच। पांचवा है परिवर्तन, इसे कहते हैं ई। छठा है शिशिर, बसंत वृतांत, इसे कहते हैं सुअन ची इन। सुअन ची इन। जनश्रुति के अनुसार इन रचनाओं का संकलन, जनश्रुति के अनुसार इन रचनाओं का संकलन है ये कन्फ्यूशियस के द्वारा किया गया था। कन्फ्यूशियस के द्वारा किया गया। देखिए, देखें इसको एक बार लिपि के संदर्भ में बात करें। लिपि का जनक है उसी को माना जाता है 2850 ईसा पूर्व। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार के अनुसार चीनी लिपि का जनक है सा डची है। कालांतर में 214 चीन की लिपि के मुख्य प्रतीक बन गए। चीनी भाषा सबसे कठिन मानी जाती है। यह ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। उर्दू की तरह चीनी पुस्तक है, ये दाईं से बाईं ओर खुलती है। साहित्य देखिए, प्रथम स्थान है साहित्य के अंदर आर्ष या सडारू ग्रंथों को दिया जाता है। चीन की पुरातत्व संस्कृति और विचारधाराओं का संग्रह जो है ये 6 है। चीन की पुरातत्व संस्कृति, चीन की पुरातन संस्कृति और विचारधाराओं का संग्रह है, ये 6 ग्रंथों में है। देखिए, काव्य, इसे कहते हैं शी चीनी भाषा में। इतिहास, इसे कहते हैं सु चीनी भाषा में। संस्कार और शिष्टाचार, इसे कहते हैं ली चीनी भाषा में। गान, इसे कहते हैं चीनी भाषा में युच। परिवर्तन, इसे कहते हैं ई। शिशिर बसंत वृतांत, इसे कहते हैं चुआन ची इन। चुआन ची इन, ये शिशिर बसंत वृतांत है। जनश्रुति के अनुसार इस काव्यों का संकलन है, ये किसने किया था? कन्फ्यूशियस के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, देखिए साहब, आगे देखेंगे आप। चीन का प्रसिद्ध इतिहासकार ससुमची ससुमचियन था, जिसने सीची नामक ग्रंथ की रचना की। इसकी जो रचना है ये है सीची। रचना कौन सी? सब सीची नामक ग्रंथ। चीन का सबसे बड़ा कवि
सबसे बड़ा कवि जो है ये है ली पाइपो। चीनियों ने बांस की खपचियों पर साहित्य की रचना की। चीनियों ने बांस की खपचियों पर साहित्य रचना देखिए सब चीनियों का विज्ञान। देखिए बारूद कुतुबनुमा का मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र। रेशम कागज छापाखाना छाता चप्पल पंचक्की जलगड़ी टोपी आदि का आविष्कार है यह चीन के द्वारा किया गया। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण को समझा। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण को समझा और पंचांग तैयार किया। चिकित्सा के क्षेत्र में शल्य क्रिया बुखार का पता लगाना नाड़ी ज्ञान आदि था। चीन का सप्ताह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। चीन का सप्ताह 10 दिन का होता था। क्या होता था? चीन का सप्ताह 10 दिन का होता था। नेक्स्ट देखिए चीन का प्राचीन नाम चुंगको। अब देखिए कानून संग्रह देखिए इली ये था अनुष्ठानिक रीति नीतियों का संग्रह। दूसरा है लीची ये धार्मिक कृतियों व अनुष्ठानों का संग्रह। धार्मिक कृति व अनुष्ठानों का संग्रह। तीसरा है चाउली कर्मकांड एवं कर्म विधियों का संग्रह। चौथा है सूचिंग ये है ऐतिहासिक कथाओं का संकलन। अब अपन बात करेंगे चीन सभ्यता की देन। पहले इसको देख लेते हैं भी। प्रसिद्ध इतिहासकार
ससुमचीएन था चीन का, जिसकी रचना है शीची। सबसे बड़ा कवि चीन का ली पाइपो है। चीनी जो थे बांस की खपचियों पर साहित्य लिखते थे, इंपोर्टेंट है। अब विज्ञान देखिए चीन का। बारूद, कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र है यह। रेशम, कागज, छापाखाना, छत्ता, चप्पल, पंचक्की, जलघड़ी, टोपी आदि का आविष्कार करने का श्रेय विश्व में किसे जाता है? चीन को जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को समझा और पंचांग तैयार किया। चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने शल्य क्रिया, बुखार का पता लगाना, नाड़ी ज्ञान आदि का क्या किया? आविष्कार किया। चीन के अंदर जो सप्ताह होता था, ये 7 दिन की बजाय कितने दिन का होता था? 10 दिन का होता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन का प्राचीन जो नाम है ये चुंग को है। देखिए चीन के अंदर कानून संग्रह जो थे, ये देखिए कानून संग्रह है, यानी कानून की 4 पुस्तकें थी। इली, ये है अनुष्ठानिक रीति नियमों का संग्रह। लीची, धार्मिक कृति व अनुष्ठानों का संग्रह। चाउली, क्रम कांड व क्रम विधियों का संग्रह। सूचिंग, यह ऐतिहासिक कथाओं का संकलन। ऐतिहासिक कथाओं का क्या है साहब? संकलन है। आगे देखिए, अब अपन बात करें चीन की विश्व को देन। चीन की विश्व को देन। चीन सभ्यता ने क्या दिया, ये देखिए साहब। देन देख लेते हैं। विश्व को शांति का संदेश, शांति का संदेश। वर्तमान में उल्टा हो रहा है साहब। लोगों का व्यापक दृष्टिकोण था कि वे उदारवादी थे। व्यापक दृष्टिकोण, वे उदारवादी थे। नेक्स्ट है जातियां तथा धार्मिक मतभेदों पर विशेष ध्यान नहीं देते थे। नेक्स्ट है पेंसिल, ताश के पत्ते, चीनी मिट्टी के बर्तन, चाय, रेशम के कीड़े पालना, लकड़ी पर लाख की रंगाई और चित्रकारी, ये विश्व को देन है चीन की। नेक्स्ट है चंद्रमा की गति पर पंचांग बनाना, पहिए वाली गाड़ी का आविष्कार, नहरों के जल को नियमित करने, नहरों के जल को नियमित करने वाले द्वार, इसका निर्माण, कागज, छापाखाना, बारूद, रेशम, कुतुबनुमा, कागजी मुद्रा, ये सभी चीन की विश्व को देन है।
देखिए, विश्व में शांति का संदेश, लेकिन वर्तमान में चीन इसके उलट चल रहा है। लोगों का व्यापक दृष्टिकोण उदारवादी, ये चीन की देन है। जातियों तथा धर्म के मतभेदों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। पेंसिल, ताश के पत्ते, चीनी मिट्टी के बर्तन, चाय, रेशम के कीड़े पालन, लकड़ी पर लाख की रंगाई, चित्रकारी आदि सभी चीन की देन है। चंद्रमा की गति पर पंचांग बनाना, पहिए वाली गाड़ी का आविष्कार, नहरों से जल को नियमित करने वाले द्वार, कागज, छापाखाना, बारूद, रेशम, कुतुबनुमा कागज, मुद्रा आदि सभी का जो आविष्कार है ये चीन में हुआ और विश्व को यह चीन की देन है। ये प्रमुख जो अपना आज की क्लास थी वो थी चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता को अपने डिटेल से पढ़ा है, आप साथ साथ में नोट करते रहेंगे। एग्जाम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट यह टॉपिक है। धन्यवाद।